देखो पहले प्रेरणा वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ ऐसा था क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वो कह रहा है 150 डिग्री, ये एंगल थीटा है और ये एंगल 60 है। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करी थी कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये वाला और ये वाला, यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 60 है तो क्या ये 120 होगा क्या? बोलो प्रेरणा। और अगर ये 150 है तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा? बोलो। अब इसको यही कर, समझ नहीं आया था ये कैसे हुआ था। अरे ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ना, देखो इसको भी लंबा ड्रॉ कर लो और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। देखो इसको भी रेस कर, ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। ये लो, क्या इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 नहीं होगा क्या? बोलो। हाँ भैया। होगा ना। अब ये देखो, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इसको करते हैं ब्लू कलर से। ये लो, ये ब्लू कलर है। अब एक शेप ऐसे नजर आ रही है अपने को, ये वाला 150 है, एक एंगल यहाँ थोड़ा सा थीटा का है और ये एंगल 120 है। तो क्या ये ब्लू वाला एंगल और ये वाला ब्लू वाला और ये वाला ब्लू वाला, बोलो भाई, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल हमें पता है कि इक्वल होते हैं, यानी 150 बराबर हो जाएगा थीटा प्लस 120 के। तो क्या थीटा की वैल्यू 30 आ सकती है क्या? बोलो। हाँ भैया। एक मेथड तो होगा ये, एक मेथड हो जाएगा 30 और 120 जो है। एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे इन एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। ये 30 है, ये 120 है, तो इस वाले एंगल का सम क्या होएगा? अब 30 प्लस 120 150, तो रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ऊपर वाले को देख लो, इसको ग्रीन कलर से करता हूँ, रुको। ये वाला जो है इसको ग्रीन कर दो, इसको भी ग्रीन कर दो, इसको भी ग्रीन कर दो। क्या ये जो 60 एंगल है बनाया है ग्रीन कलर से, क्या नीचे भी 60 होगा क्या प्रेरणा? ऑल्टरनेट एंगल उल्टा जेड बन रहा है ऐसे। हाँ भैया। तो अगर ये 60 तो नीचे वाला भी 60, तो कुल मिला के थीटा की वैल्यू आप कैसे भी देखोगे तो 30 ही आएगी। बोलो, कोई ठीक दिक्कत? है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का बेसिक। अभी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो कम से कम 250 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे ज्यादा ही हो जाएंगे। ठीक है, 250-300 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 300-400 तुम कर लो, ज्योमेट्री पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक चीज मुझे बताओ, ये एक ट्राइंगल है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, इसको मान लो ए, ये हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है, अगर हम देखें सी बी के बीच में जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सीधा ऐसे, डायरेक्ट सी टू बी, और एक रास्ता है सी से ए जाओ और फिर ए से बी जाओ। बोलो प्रेरणा, क्या ये बात से एग्री करती हो क्या? सी से बी अगर जाना है तो दो हाँ रास्ते भैया। नजर आ रहे हैं क्या? है ना?
तो सी से हाँ बी जो है वो ए के बराबर होगा, और जो ये वाला रास्ता है सी से ए फिर ए से बी, क्या उसको बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? बोलो। और हमें ये पता है जो सीधा रास्ता होता है हमेशा छोटा होता है। साइंस के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद है कुछ? किसी बच्चे को याद है क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? जीके का क्वेश्चन होगा। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड, और डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं जो ए होगा हमेशा छोटा होगा बी प्लस सी से? बोलो। क्योंकि ए जो है डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और बी प्लस सी डिस्टेंस को शो कर रही है। क्या ये चीज समझ में आती है? अब इसी ट्राइंगल को मैं अगर हाँ बनाऊं, देखो सी बी, इसको थोड़ा सा और नीचे में लेके आ गया, इसको अगर और दिखाना हो और नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हमेशा बी प्लस सी का जो सम होगा क्या हमेशा ए से बड़ा ही होगा क्या? बोलो प्रेरणा। वो कितना ही जो ये ए वाला पॉइंट है कितना ही सी बी के पास आ जाए, अगर वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो वो हमेशा ए से बड़ा होगा। अगर वो इसके इक्वल आ जाए बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर ए हो जाए, तो वो क्या ऐसा डायग्राम हमें नजर आएगा? ये सी है, ये बी है, और ए पॉइंट कहीं बीच में नजर आएगा क्या? बोलो, अगर ये बराबर हो जाए तो। बोलो, क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ भैया। अंशुल, कोई डाउट हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो? अंशुल है या अभी ज्वाइन नहीं कर पाया हो? शो तो हो रहा है। अंशुल, आवाज आ रही है क्या मेरी? नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए, तो जो बी प्लस सी अगर ए के इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल नहीं, ये कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स यानी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट्स। इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे एक कंक्लूजन जो ड्रॉ कर सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बोलो प्रेरणा, क्या इस चीज से एग्री करती हो क्या? हाँ भैया। इसका अर्थ ये है, अगर हमें कोई ट्राइंगल फॉर्म करना है, ये है साइड ए, ये है साइड बी और ये है साइड सी, तो हमेशा जो है ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा? अगर किसी ट्राइंगल की या तीन साइड्स हमारे पास ये हैं, आपसे पूछा जाए ये ट्राइंगल फॉर्म होगा अगर ये साइड्स हैं तो? एक बार बताओ। बोलो भाई। वेरी गुड प्रिया। और कोई बच्चा? प्रिया होगा। अंशुल ओके। प्रेरणा तुम बची हो भाई, जल्दी से बताओ क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा? होगा भैया। होगा। दो बच्चों का आंसर गलत है, एक बच्चे का आंसर सही है। कैसे?
चलिए देखते हैं। पहले 3 + 2 करो, 5 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ठीक है। इसको ऐड करो, 3 + 1 4 इज ग्रेटर देन 2, बट जब आप इसको ऐड करोगे, क्या 3 इज ग्रेटर देन 3 है? नो, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। और इक्वल टू की कंडीशन हमने क्या बताई थी, वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे भाई। और कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आएंगे कहीं ना कहीं, चाहे ये 3 हो या 2 हो, कहीं पे कुछ भी बनेगा पर एक सीधी लाइन पे बनेगा। तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। अंशुल और प्रेरणा, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ भैया। ओके, इसको ट्राई करो, 3 4 5, क्या ये ट्राइंगल बनेगा क्या भाई? ओके प्रिया, गुड। ओके अंशुल। प्रेरणा, यस, तीनों बच्चों का आंसर सही है भाई। कैसे होगा? 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन 5, 4 + 5 9 इज ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन 4। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होंगी तो ही ट्राइंगल बनेगा। इस केस में हो रही हैं, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्राइंगल। गुड। इस पे थोड़ा सा लेवल अप बढ़ाते हैं इस प्रॉपर्टी पे। देखो भाई, क्वेश्चन है, इफ measure of two sides of a triangle are 5 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है देन थर्ड साइड कैन बी, और आपसे ऑप्शन दिए गए हैं 3 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चले ट्राई करो भाई। ओके प्रिया, वेरी गुड। एक ऑप्शन और दे देता हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके अंशुल, गुड। प्रेरणा ने ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है या ऑप्शन 3 दिया है? प्रेरणा, चलिए सबके अलग अलग आंसर है भाई, किसी एक बच्चे का आंसर सही है। प्रेरणा ने ऐसा ऑप्शन नंबर लिख दिया है कि भाई वो ऑप्शन भी हो सकता है और वो आंसर भी हो सकता है, पर कुछ भी हो वो दोनों में से आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं। आपसे क्या कहा गया था, अगर एक ट्राइंगल में फॉर्म करने की कोशिश करूं और दो साइड्स लिख दूं 5 और 8, ये मान लो x है। एक चीज देखो, 5 + x का सम 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 + x का सम 5 से होना चाहिए, और 5 + 8 मतलब 13 जो है x से बड़ा है। यानी एक चीज तो ये समझ में आई, जिस बच्चे का आंसर 14 था वो तो रॉन्ग हो गया, 14 इज नॉट द आंसर। अब बाकी ऑप्शन से एक बार ट्राई करके देखते हैं भाई। प्रेरणा वाला ट्राई करते हैं। अगर ऑप्शन या आंसर प्रेरणा कह रही है 3 है, मान लेते हैं प्रेरणा कह रही है ऑप्शन ए इज द आंसर विच इज 3, तो 5 + 3 कैन
नेवर बी ग्रेटर देन 8, इट इज इक्वल टू 8। तो आंसर 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और 3 नहीं है तो 2 भी नहीं हो सकता है। 4 पे ट्राई कर लो भाई, बचा 4। 5 plus 4 is greater than 8, 8 plus 4 is greater than 5, and 13 is greater than 4। तो क्या ऑप्शन 4 आंसर सही है क्या भाई? ये आंसर अंशुल ने करेक्ट दिया था। अंशुल तुमने कैसे किया भाई, क्वेश्चन ये बताओ। भैया ऐसे ही क्या था, चेक करके। ठीक है, अभी आगे चल के एक प्रॉपर्टी और सिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? प्रेरणा और प्रिया बता सकते हो भाई। अरे बता दो, नहीं होगा तो आगे नो डाउट। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड ऑफ ट्राइंगल is 10, 12 एंड x। ठीक है भाई, आपको बतानी है हाउ मैनी वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। ये एक अच्छा सवाल है कि भाई 19 ऑप्शंस लिख देता हूँ, 22, 18 या फिर 23। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा बताओ। हाँ, अंशुल का आ गया। ठीक है अंशुल, गुड। प्रिया हुआ, प्रेरणा जल्दी बताओ भाई। अंशुल कैसे किया भाई, तुम बताओ।
भैया पहले तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई की, क्या ठीक है। लिखी, उसके बाद देख लिया कौन सी इक्वेशन लिखी है तुमने? जो आप जो आपने ऊपर बताया था बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, अच्छा, दिस इज वो लिख ग्रेटर के देन फिर है। उसमें हाँ ये तीनों बना के हाँ, फिर उसमें लास्ट में 22 है तो 22 से तो नीचे होंगे, मतलब 21 नंबर होंगे, ओके ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है 10 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 12, उसमें एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, ओके तो फिर 1 और 2 हटा हटा के 3 से 10 तक, और फिर 11 से 20 और एंड लास्ट 21, तो 19 हो जाएंगे। ठीक है भाई, नाइस, गुड कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए हॉल्ट करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने किया था 3, 4, 5। आपने मुझे बताया था कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, बताओ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, यस नो। प्रेरणा जल्दी जल्दी जवाब दो, यस तुम भैया। सबसे ज्यादा आंसर दिया करो प्रेरणा, ठीक है। जितना आंसर दोगी उतना तुम्हें ही बेनिफिट है। अब एक चीज बताओ, सम वाली प्रॉपर्टी हमने चेक करी, अब एक बार डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी चेक करके मुझे बताओ कि भाई डिफरेंस की प्रॉपर्टी हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई बच्चा इसका रिलेशन बता सकता है तीनों साइड्स का? एक बार ट्राई करो डिफरेंस लेके। क्या कोई रिलेशनशिप समझ में आ रही है क्या, कि डिफरेंस से हम कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बताओ। और नहीं आ रहा है तो देखो, जैसे 3 - 5 करके देखो कितना आएगा, 2 आएगा क्या? 2 हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड से। 4 और 5 का डिफरेंस लो 1, 1 हमेशा छोटा होगा थर्ड साइड से, ठीक है। 3 और 4 वाली साइड का डिफरेंस लो 1 हमेशा छोटा होगा फिफ्थ साइड से। तो हम यहाँ से ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स हमेशा छोटा होगा देन दी थर्ड साइड। क्या ये चीज समझ में आई, यस नो? यस भैया। अब उसी क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे। अब प्लस वाला रिलेशनशिप हमने करके देख लिया, अब डिफरेंस वाला भी करके देखते हैं कि भाई 10 और 12 का डिफरेंस जो होगा क्या वो 2 होगा, और 2 हमेशा छोटा होगा x से। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमारे x से छोटी होंगी, क्या बता सकता है कोई? या एक सिंपल सी मेरे को बात बताओ, एक रिलेशन तो हो गया ये, और एक रिलेशन हमारा फर्स्ट वाला जो यहाँ बना था कि 22 बड़ा है x से। अगर मैं कहूँ कि x जो है भाई 2 से तो बड़ा है और 22 से छोटा है, तो क्या ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा सकती है प्रेरणा, प्रिया, यस हाँ नो? भैया। अगर ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो ये बात क्लियर हो गई कि x हमेशा 2 से बड़ा होगा और 22 से छोटा होगा। बस आप इसकी ये वैल्यूज फाइंड कर लो, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 तक, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर्स छोटे हैं तो आप इनको उंगलियों पे भी काउंट कर सकते हो, मगर अगर ये बड़े हो जाएं तो एक एपी का भैया एपी फॉर्मूला। वाले में वेरी गुड, वेरी गुड अंशुल भाई। एपी का एक कॉन्सेप्ट है वो सिखा देता हूँ। अगर एक सीरीज आपको नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 21। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लास्ट टर्म है एल से कर दो या ए एन से कर दो, वो है 21।
इनके बीच का जो डिफरेंस है दो टर्म्स का वो 1 है और कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, क्या होता है वो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें पता लग जाएगा कितने नंबर 2 और 22 के बीच में आते हैं। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 21 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1। तो ये एज इट इज रह गया, ये इधर माइनस करोगे तो आएगा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n की वैल्यू आ जाएगी प्रेरणा 19। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ भैया। अब ऐसे ही एक चीज हमेशा, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी सिखा देता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो दो साइड्स आपको दे रखी है 10 और 12, इसमें जो छोटी साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितनी टर्म्स आएंगी। ये ट्रिक होगी। क्या ये चीज समझ में आई भाई? रिपीट करना। जो ट्रिक है वो ये कहती है, जो आपको 2 साइड्स गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 10 और 12 गिवन है, भाई x क्या हो सकता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो स्मॉलर साइड है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस कर देना उसमें से। टोटल टर्म्स जितनी है या जितनी वैल्यूज ऑफ x है वो इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। कोई डाउट? बोलो भाई। ओके भैया। अब एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करवा देता हूँ, ट्राई करो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो भाई, ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। जरा ट्राई करो। ओके अंशुल, गुड। अंशुल ने ट्रिक पकड़ ली, सीधा बता दिया। प्रेरणा वेरी गुड। प्रिया है या नहीं है? प्रिया कहाँ है भाई? पता नहीं क्या कर रही है प्रिया। चलिए, इन दो ऑप्शंस में से छोटा नंबर क्या था? 189। 189 को किया 2 से मल्टीप्लाई और 1 घटा दिया। अगर यूनिट प्लेस से करने की कोशिश करें तो 2 इंटू 9 इज 8 और 8 माइनस 1 इज 7। एक नंबर जो नजर आ रहा है दैट इज 377। ये आपका आंसर है। कोई डाउट भाई? ये हमने किया है यूनिट प्लेस मेथड। यूनिट प्लेस यानी आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। अगर क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता तो आप इसको समझ पाएंगे। 18 का 1, 17 का 1 और ये आएगा 3 माइनस 1। आपने सिर्फ माइनस तो यही चीज की ना, तो क्या आगे वाले दो नंबर की वैल्यू है? नहीं है, खासकर जब आगे वाले नंबर सारे सेम हो। एक ये डिफरेंस था 32 का। थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये ऑप्शन है ही नहीं, आप सिर्फ क्या यूनिट डिजिट से ही ये क्वेश्चन कर सकते हो, और है भी तो ये यूनिट डिजिट, क्योंकि सारी यूनिट डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो क्या ये यूनिट डिजिट वाले मेथड से किया जा सकता था क्वेश्चन? हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता भाई 477, 377, 577 और 277, तो फिर आप यूनिट डिजिट नहीं लगा पाओगे। तो भी फिर कॉमन सेंस लगाओगे कि 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 36 नजर आ रहा है वैसे ही। तो 36 के राउंड होगा, तो 36 के राउंड एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो जब आप कॉम्पिटिटिव मैथ्स कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं।
पूर्णतः नहीं करना है किसी भी तरीके को कि भाई पूरी कैलकुलेशन से आप कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए। कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, गुड। प्रेरणा, ये मेथड भी समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे आसान कर सकते हैं? हाँ भैया। गुड। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। इन ट्राइंगल प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको ऑफ टू साइड्स ए एंड बी, दो साइड्स आपको दी हुई है, उनका प्रोडक्ट है 24। ठीक है, आपको बतानी है हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, आप मान के चलें ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और आपको सिर्फ ये बताना है कि अब कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं जिनकी साइड्स का प्रोडक्ट 24 हो। एक बार ट्राई करो। हाँ भाई, हुआ। अंशुल का आंसर आ गया है भाई, जो कि ठीक नहीं लग रहा है। किसी और बच्चे का? किसी को कोई क्लू है कि करना कैसे है? एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर जो अभी तक कॉन्सेप्ट सिखाया है
वो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है फिर उसके बाद। अपने नोट्स कैसे बनाते हो अंशुल? क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ वो लिखते हो या कॉपी में आंसर लिखने लग रहे हो? क्या भैया? अपने नोट्स कैसे बनाते हो? क्लास के साथ साथ अपने नोट्स पूरे करते रहते हो या सिर्फ आंसर लिख रहे हो अभी? नहीं भैया, नोट्स बाद में बनाता हूँ मैं। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपको पता है, ए है बी है, तीसरी हम मान लेते हैं एक्स है कोई सी। ठीक है, अब दो साइड्स का प्रोडक्ट आपको वो कह रहा है 24। ठीक है, प्रेरणा मेरी आवाज आ रही है क्या? आप कनेक्ट हो गई हैं? हाँ भैया। ठीक है, अब एक चीज बता, 24 कैसे कैसे लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 24 24 के बराबर होगा, या फिर 2 इंटू 12 24 के बराबर होगा, 3 इंटू 8 24 के बराबर होगा, या 4 इंटू 6 24 के बराबर होगा। क्या और किसी तरीके से 24 बना सकते हैं क्या भाई? यस नो? कोई कहे कि भाई 6 इंटू 4 भी हो सकता है, पर अगर ये ट्राइंगल जो है इसमें मैं यहाँ बी लिख दूं, यहाँ ए लिख दूं और एक्स लिख दूं, ट्राइंगल तो सेम ही हुआ ना, सिर्फ साइड की पोजीशन चेंज हुई है, ट्राइंगल तो वही है, इसीलिए इनको हम रिपीट नहीं कर रहे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर साइड एक 1 सेंटीमीटर की है, दूसरी जो है 24 सेंटीमीटर की है, तो कितने ऐसे पॉसिबल हैं ट्राइंगल्स? कोई बता सकता है क्या? अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसके हिसाब से कितने ट्राइंगल बनेंगे भाई, बताओ। 1। वेरी गुड। और 1 कैसे बनेगा? छोटी वाली साइड का 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे हमें टोटल ट्राइंगल मिलेंगे कि भाई एक ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3। इस केस में, 5। इस केस में, 7। तो क्या आप कह सकते हैं जो टोटल ट्राइंगल होंगे वो कितने बनेंगे भाई, बताओ। 16। 16। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 होगा क्या? हाँ भैया। ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भैया। प्रिया, प्रिया, प्रिया आज बोल ही नहीं रही। चलिए, थोड़ा सा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है भाई, जरा देखो। ये एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल मान लो 40 डिग्री है, ये वाला हो जाएगा 110 डिग्री का। ठीक, अगर इसको मैं जूम कर दूं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे इसको जूम करेंगे तो क्या कुछ ये ऐसा नजर आएगा क्या? एंगल्स तो वही रहेंगे, साइड्स जो है वो बड़ी नजर आएंगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? यस नो? यस भैया। ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर, if all the three angles are, क्या लिखूं भाई, इक्वल तो नहीं लिख सकते। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ both the triangles are same, then we can say two triangles are similar। अच्छा, अब एक चीज बताओ,
This is 30, this is 40, this is 110. Can these two triangles be similar? Yes, भैया. Prerna, can these two triangles be similar? हाँ भैया. ओके, यानी पोजीशन ऑफ एंगल से मैटर नहीं करता है, एंगल्स बस सेम होने चाहिए कि 30 इधर लिखा है तो इधर इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं 30 होना चाहिए, कहीं 40 लिखा है तो 40 होना चाहिए, 110 लिखा है तो 110 होना चाहिए। एक चीज और बताएं, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं 60 40 और मैं एक ट्रायंगल बनाऊं 80 एंड 40, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? टाइप करके बताना, ऐसे मत बोलना, टाइप करना। ओके अंशुल, ओके प्रिया, ओके प्रेरणा। प्रेरणा से पूछूंगा, प्रेरणा ये तो इक्वल ही नहीं है यार, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये सिमिलर है? तो भैया एक साइड आपने डाल ही नहीं ना इसमें तो. करेक्ट, ये एंगल अगर मैं बना देता तो ये 80 नजर आएगा, और अगर मैं ये बना दूं तो 60 नजर आएगा। तो इस वाले जो हाँ भैया. थर्ड केस हमने स्टडी किया, तो हम ये भी कह सकते हैं अगर सिर्फ टू एंगल्स भी इक्वल हो जाएं तो भी क्या ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं क्या? बोलो भाई, क्या इस चीज से एग्री करते हो? भैया क्या चीज? 2 एंगल्स इक्वल हो जाए तो. हाँ, जैसे अभी हमने फर्स्ट केस जब स्टडी किया तो हमने ये डिसाइड किया था कि भाई एक अगर हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है दो ट्रायंगल्स की तो तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। बट जो हम थर्ड केस ये वाला देख रहे हैं, तो क्या हमने ये पाया कि अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएं जैसे तैसे करके, तो क्या ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा क्या? क्योंकि उनका सम तो 180 Yes, होता भैया. है। तो केवल अगर दो एंगल्स इक्वल आप कर दें तो we can say that the triangles are similar to each other. Is this okay? ओके भैया. Okay. थोड़ा सा चीजें इरेज करता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट और इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये आपके सामने दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप ये चीज नोटिस करें, मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर का रहा होगा, जूम करके मान लो ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, मान लो ये 7 का था, ये 14 का हो गया, तो क्या अगर मैं लिख दूं ये 8 सेंटीमीटर है, क्या ये 15 हो सकता है क्या? यस और नो? 16 होना चाहिए ना भैया. अच्छा, क्या कोई और बच्चा है जो प्रेरणा से इत्तेफाक रखता है? बोल के बता सकते हो। यस भैया 16 होगा. 16 होगा, 17 नहीं हो सकता? नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं ना इसलिए. अच्छा, प्रोपोर्शन में होती है इसलिए। अंशुल, ये दोनों भैया लड़के। फिर वो हाँ बताओ ये अंशुल। जो आपने पिछली पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से तो नहीं होगा. अच्छा, पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं होगा, तो जो बाकी बच्चे कह रहे हैं कि भाई 16 ही हो सकता है, क्या कोई और वैल्यू हो सकती है? भैया 13. अच्छा, 13 हो सकती है। चलो अब इस पे नहीं भैया, थोड़ा, नहीं 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 नहीं. तो क्या हो सकती है अंशुल? चलो हम बता देते हैं, हमारी
जो महिला मंडल है वो सही कह रही है, 16 हो सकती है वैल्यू, और कोई वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती। सपोज आपने वो अलिफ लैला देखा होगा, उसमें अगर कोई जिन इतना सा था और जब वो अपनी ताकत दिखाता था तो वो इतना बड़ा हो जाता था, पर जो उसके हाथ की प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ होती थी वही उसके हाथ की प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ भी हो जाएगी। ये नहीं है कि भाई एक साइड से तो हाथ बहुत बड़ा हो गया और एक हाथ जो है छोटा रह गया, ऐसा नहीं होगा। अगर दो हाथ हैं उसके तो दोनों सेम प्रोपोर्शनल जो सेम चीज होगी ना, सेम प्रोपोर्श अरे यार हकलाने लग गया क्या मैं, सेम प्रोपोर्शनैलिटी से ही जो है उसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। इसमें अब एक चीज और देखें, आप ये देखें कि अगर एक साइड दुगनी हुई है तो बाकी साइड्स भी दुगनी होंगी। इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर। अब ये स्केलिंग फैक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? अब एक चीज मेरे को बताओ, स्केलिंग फैक्टर से चलो एक क्वेश्चन इसी पे करवाते हैं, फिर स्केलिंग फैक्टर आपको समझ में आएगा। ये दो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ। क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अगर ये दो ट्राइंगल जो हैं सेम हैं, सिमिलर हैं, अभी ये एक्चुअली हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, ये सिर्फ बेसिक्स डिस्कस हो रहे हैं भाई, अभी क्वेश्चंस ये हैं ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बट ये बेसिक्स कर रहे हैं हम अभी। क्या कर पा रहे हो क्या भाई? समझ में आ रहा है कुछ? लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी बताओ। प्रिया का आंसर एक्स नहीं की हुआ वैल्यू भैया। नहीं हुआ। प्रिया देखते हैं भाई, अंशुल देखते हैं भाई किसका आंसर सही है। मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ अपनी नोटबुक में, चेक करते हैं। अब आप एक चीज देखो, अल्फा और थीटा दिया हुआ है इस वाले ट्राइंगल में, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा एंगल बीटा ही होगा अगर ये सिमिलर है तो। जो ये मैंने रेड से डिजाइन बनाया है यहाँ पे, दिस इज साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अच्छा जी। जो अल्फा के सामने साइड है दैट इज 7, और अल्फा के सामने जो यहाँ साइड है दैट इज 7.5। तो क्या हम कह सकते हैं क्या किसी तरीके से 7 और 10.5 कनेक्टेड है क्या भाई, अगर ये चीज सिमिलर है तो? आप ये देखें इसका ग्रोथ फैक्टर कितना है या स्केलिंग फैक्टर कितना है, 1.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आंसर आया होगा। क्या ये चीज समझ में आती है? हाँ भैया। अब हाँ भैया। अब बस आपको ये देखना है कि बीटा के सामने अगर इस जगह 10 आया हुआ है तो जो यहाँ बीटा बना है उसके सामने जो साइड y है, आप सिर्फ स्केलिंग फैक्टर को उस साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वैल्यू आएगी y की 15, और थीटा के सामने जो वैल्यू है 12 है उसको स्केलिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई?
18। तो प्रिया का आंसर सही था। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, ये चीज समझ में आई क्या? स्केलिंग फैक्टर बेसिकली रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि किस रेशो में वो चीज बढ़ी हुई है। करने को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई सिमिलैरिटी के अंदर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, सपोज दिस इज अल्फा सॉरी ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा कि भाई ए बी सी इज सिमिलर टू। अब जब आप इतना लिख लें तो अब अपने थोड़े कॉपी पेन ड्रॉप कर दें और स्क्रीन पे ध्यान दें। अगर ए बी सी सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल से तो आप कैसे लिखेंगे? ए के जो इक्विवेलेंट एंगल है कौन सा है, दैट इज एक्स। बी के इक्विवेलेंट कौन सा एंगल है, अल्फा किधर आ रहा है, जेड। सी के इक्विवेलेंट एंगल है बीटा जो कि आ रहा है वाई पे। तो ए बी सी सिमिलर है एक्स जेड वाई के, ना कि एक्स वाई जेड के। अगर आपने ये लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं की वहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि भाई एंगल्स हमें मैच करने होते हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ पाए तो आगे बढ़े, यस नो? यस भैया। ओके, अब आप एक चीज देखें, अब साइड्स की रेशो कैसे लेते हैं। अगर आप पहली दो साइड्स ले रहे हैं ए बी, तो नेक्स्ट ट्राइंगल में भी आप वही साइड्स लेंगे एक्स जेड। फिर आप बी सी ले लें तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेड वाई। एंड्स वाली ले रहे हैं ए सी, तो इसमें भी एंड वाली लेंगे एक्स वाई। ये आ जाएगा आपके रेशो। अब इसी क्वेश्चन को रेशो से करके देखते हैं। ए बी जो ट्राइंगल है उसमें वैल्यू क्या है भाई, 10 है। एक्स जेड की वैल्यू हमें नहीं पता, वाई दे रखी है। बी सी 12 दिखाई दे रहा है। जेड वाई कहाँ है, एक्स, इससे भी आप कुछ नहीं निकाल सकते। ए सी इज 7 और एक्स वाई इज 10.5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो 12 इंटू 10.5 अपॉन 7 लिखेंगे और 7 को इससे काटेंगे 1.5 पे और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये। क्या ये चीज समझ में आई भाई? हाँ भैया। प्रेरणा तुम बताओ भाई। हाँ भैया आगे। देखो सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये ही है जो मैंने स्टार मार्क किया है। अगर ट्राइंगल की नेमिंग आ गई तुम्हें तो तुम बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हो। ट्राइंगल को नेम करना आना चाहिए, ठीक है। यस नो? यस भैया। चलिए, आपको ये बताना है ए बी सी किसके सिमिलर है। ये आप टाइप करके मुझे बताएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसे भी बता सकते हैं, वैसे एंगल इसका ट्राइंगल का नेम टाइप करें तो भी चलेगा।
ओके प्रिया। अंशुल एक बार भैया ऑप्शन एक्स क्या? सेकंड ट्रायंगल में आपने 110 लिखा है और उसमें 10। 10 नहीं है, ये 40 है भाई। दिस इज 40। अंशुल कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन में ये टाइप कर दो। ओके, 2 बच्चों का आ गया भैया आंसर। प्रेरणा जल्दी करो। प्रेरणा का आंसर है YXZ। तो हमारे हिसाब से तुम बोल रही हो ये वाला आंसर। क्या प्रेरणा, जो मैंने हाईलाइट किया वो आंसर तुम बता रही हो क्या? हाँ भैया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को देखो, क्या A की वैल्यू 40 है? उस हिसाब से इस डायग्राम के अंदर Y की वैल्यू 40 नजर आ रही है क्या? बोलो। B की वैल्यू 30 है, सेकंड ट्राइंगल में Z है, और C की वैल्यू 110 है, इस ट्राइंगल में X है। अगर मैं लिख रहा हूँ A B C सिमिलर है, तो किसके सिमिलर होगा? Y Z X के। A Y के बराबर है, B Z के, और C जो है X के। ऐसे लिखना है। YZX आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। प्रेरणा, ठीक है भैया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। 3, 2, ठीक है। ये 3 साइड्स है, आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इट फॉर्म्स triangle. Also find its average. x की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? ध्यान से करना भाई। और फिर उन वैल्यूज की आपको एवरेज निकालनी है। गुड प्रिया, वेरी गुड। अंशुल का आंसर आया था। अंशुल एक बार टाइप करो, अंशुल क्या लिख रहे थे तुम?
अंशुल आंसर नहीं आया तुम्हारा भाई फाइनल। दिया, भेज तो दिया। फाइनल आंसर कहाँ भेजा यार, एक बार दोबारा भेजो। तुम्हारा और प्रिया का एक साथ आया था, वो ओवरलैप हो गए थे। प्रेरणा का भी आंसर आ गया है। पॉसिबल वैल्यू एवरेज 3। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। मुझे लगता है सारे बच्चों का आंसर जो है सही होगा। एक बार ट्राई करते हैं। देखो, 3 + 2 की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ हमें पता लग गई। 2 + x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, और 3 + x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो कर दिया होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं जो x है 5 से छोटा होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं x जो है 1 से बड़ा होगा। क्या इस बात पे सभी एग्री करते हैं क्या भाई? यस भैया। तो कौन कौन सी वैल्यू हो गई? 2, 3 एंड 4। एवरेज जो होगी 3। दिस इज द आंसर। एवरेज निकालना जिसको नहीं आता, 2 + 3 + 4, टोटल नंबर कितने दिए हमें? 1 2 3। इनका सम आ गया 9/3 विच इज 3। ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्या कॉन्सेप्चुअल क्लास ठीक है या सीधा क्वेश्चंस पे आया जाए भाई? क्योंकि क्वेश्चंस कराने आसान है। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अगर सीधा क्वेश्चन मैं आपको ये कराता तो आप, मुझे लगता है 90% जो बच्चे हैं इसमें नहीं बता पाते। क्या इस चीज को एग्री करते हो क्या? यस और नो? यस भैया। ठीक है, कल भी एक क्लास मैथ्स की रखेंगे। ठीक है, 5 to 6 टाइमिंग सही है क्या भाई? किसी को भी काम तो नहीं होता? हाँ भैया। ओके, गुड भाई। तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, बाय। कल मिलते हैं। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, बाय।